सारे बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सारे सदस्य, सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया और माफ़ी इसलिए कि आपकी छुट्टी जो है वो इस तरह से किल हो रही है। काम कर चुकी हूँ तो मुझे पता है कि छुट्टियों का मतलब क्या है, खासतौर पर महिलाओं के लिए छुट्टियों का मतलब क्या है। लेकिन महिला दिवस का मसला है और महिला दिवस पर उसके माध्यम से, उसके जरिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, कह सकते हैं, समझ सकते हैं और योजना बना सकते हैं। हमारे जीवन में हम उस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं, समाज में उस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं। साइंस ये कहता है कि स्त्री और पुरुष में शारीरिक संरचना और रिप्रोडक्शन के अलावा और किसी भी तरह का फर्क नहीं, बल्कि कई मायनों में स्त्रियां जो है वो पुरुषों से बेहतर इस तरह से कि आप लोगों में बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि कलर ब्लाइंडनेस जैसी समस्या जो है वो स्त्रियों को नहीं होती, वो पुरुषों को होती है। तो कलर का सेंस स्त्रियों के पास है, दर्द सहने की क्षमता जो है वो स्त्रियों के पास ज्यादा है, वो ज्यादा सेंसिटिव होती है, वो साफ सफाई पसंद होती है, वो चीजों को ढूंढने में या रास्तों को ढूंढने में पुरुषों की तुलना में बेहतर से होती है। तो बहुत सारे मामलों में स्त्रियां जो है वो पुरुषों से बेहतर है। लेकिन हम जब हमारे सराउंडिंग में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि घर में फ्यूज बदलने से लेकर गाड़ी का टायर बदलने तक और नारियल फोड़ने से लेकर किसी भारी सामान को उठाकर इधर से उधर रखने में या सिलेंडर चेंज करने में स्त्रियां जो है वो पुरुषों के ऊपर निर्भर करती हैं। तो सवाल ही उठता है कि जब स्त्री और पुरुषों के बीच फर्क नहीं था तो ये इतना बड़ा ह्यूज गैप जो है वो कहां से आ गया? अचानक से ऐसा कैसे हो गया कि स्त्रियां शारीरिक रूप से कमजोर हो गई, वो भावनात्मक रूप से भी कमजोर है और जो सिस्टम है हमारा उसने ये सिद्ध कर दिया कि वो मानसिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी पुरुषों से कमतर है। इतिहास ये बताता है कि जो ज्ञात इतिहास है मानवता का, जो सभ्यता का ज्ञात इतिहास है वो सिर्फ 10,000 सालों का है। 10,000 साल पहले जब नियोलिथिक रेवोल्यूशन हुआ और जब कृषि की शुरुआत हुई, ग्लोबलाइजेशन का पहला दौर खत्म हुआ, मतलब दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट जो है वहां पर बसाहट शुरू हुई, लोगों ने स्थायी बस्तियां बसानी शुरू की, तब एक चेंज आया और वो चेंज ये था कि जब हम इंसान ने स्थायी बस्तियां बसाई और स्थायी रूप से रहना शुरू किया तो संसाधनों पर कब्जे के लिए युद्धों की शुरुआत हुई और उन युद्धों में जीत के लिए जनसंख्या की जरूरत हुई और जनसंख्या के लिए स्त्रियों को जो है वो लगातार प्रजनन करने के लिए कंपेल किया गया। वो जो टर्निंग पॉइंट था, आप समझिए 10,000 साल पहले वो जो टर्निंग पॉइंट था वो 200 साल पहले तक एज इट इज चलता रहा। मतलब मैं नहीं समझती हूँ कि दुनिया की कोई भी मानव समुदाय जो है वो 10,000 सालों तक लगातार इस तरह से दमित बना रहा हो जितना कि स्त्रियां बनी रही। और इसकी शुरुआत मतलब स्त्री अधिकारों की मांग की जो शुरुआत थी वो दरअसल ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्लेटो ने सबसे पहले की थी, लेकिन कोई उसका परिणाम नहीं निकला। रोमन साम्राज्य में भी महिलाओं ने स्त्रियों के अधिकारों की शुरुआत मांग की। मतलब ये कहा जाता है कि लॉ ऑफ ओपी के नाम से कानून बनाया गया है रोमन साम्राज्य में जो ये कहता है कि स्त्रियां जो है वो जो फिजिकल कमोडिटीज है उनका इस्तेमाल जो है उसको स्त्रियों को उस पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। वो अपने गहने जो है वो भी अपने गहने अवेल नहीं कर सकती, उनकी एक्सेस जो है वो अपने गहनों की और अपनी जो फिजिकल कमोडिटीज है उन पर उनकी एक्सेस जो है उसको नियंत्रण करने के लिए रोमन साम्राज्य में एक कानून बनाया गया जिसके विरोध में स्त्रियां खड़ी थी।
तो रोमन साम्राज्य में दूसरा हुआ और पहला प्लेटो के समय, और उसके बाद आप समझिए 19वीं शताब्दी में स्त्री अधिकारों की मांग शुरू हुई। तो ये सवाल उठता है कि कोई भी समुदाय यदि लंबे समय तक रास्ता में रहता हो तो कभी न कभी तो उसमें विद्रोह जैसी चीज पैदा होती होगी, और स्त्रियों के मसले में 10,000 सालों में विद्रोह जैसी चीज बड़ी कद आपको नजर आती है। हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे कि सर ने कहा कि हम प्रिविलेज लोग हैं, और जो लोग प्रिविलेज होते हैं, हम हमारे समाज में देखेंगे जो लोग प्रिविलेज होते हैं वो वैल्यूज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। किसी गांव से आई हुई लड़की की ड्रेसिंग देखकर हम ड्रेसिंग नहीं करेंगे, हमारी ड्रेसिंग जो होगी वो दीपिका पादुकोण को देखकर होगी। तो चूंकि हम प्रिविलेज हैं, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों के लिए बात करें, उन लोगों के लिए सोचें, उन लोगों के लिए संघर्ष करें जो प्रिविलेज नहीं। चीजें बहुत सारी हैं और बहुत उलझी हुई है, लेकिन मैं फोकस होना चाहती हूँ अपनी बात पर। तो इस पर बात करूंगी मैं कि क्यों स्त्रियां अब तक उस तरह की लड़ाइयों में शामिल नहीं हो पाई जो उनको अपने बराबरी के अधिकार तक ले जाए। जैसे सर ने बताया, मेरा नॉवेल है माधवी, और चूंकि वो महिलाओं पर बेस्ड है तो उसमें एक बड़ी ठीक ठाक सी चीज जो है वो मैं लिख गई उसमें कि कैसे आपको दास्ता जो है वो कैसे आपको लगातार दास्ता में रहने के लिए मजबूर करती है। एक छोटा सा संवाद है, मैं पढ़ूंगी, उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगी। उपन्यास में जो किरदार है माधवी, वो जो गुरु है विश्वामित्र, उनसे संवाद करती है। विश्वामित्र उनसे कहते हैं कि दासत्व भी व्यसन हो जाता है यदि वो दीर्घ काल तक रहता है। दुर्भाग्य से स्त्रियां स्वतंत्रता का अर्थ जानती ही नहीं है, वे स्वतंत्रता का आग्रह भी नहीं करती हैं, इसलिए वे उसकी साधना भी नहीं करती। विश्वामित्र की दृष्टि में स्वतंत्रता मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ मूल्य है, और दुखद ये है कि स्त्रियों को उसकी आवश्यकता नहीं है। आपने कभी इस पर विचार किया कि क्यों नहीं है? माधवी ने अपने भीतर से उत्तर न पाकर विश्वामित्र से प्रश्न किया। कहा तो दासत्व भी व्यसन हो जाता है, यदि चेतना को स्वतंत्रता की तृष्णा न हो तो परतंत्रता से बड़ी कोई सुविधा नहीं। देखो, तुमने भी तो दासत्व स्वीकार किया ना, बिना किसी प्रतिरोध के। विश्वामित्र ने बिना किसी आड़ के माधवी को वह नग्न सत्य कह दिया जो आज तक किसी और ने कहने का साहस नहीं जुटाया था। माधवी आहत हुई थी, अतः मौन हो गई। ऋषि मुस्कुराए थे, माधवी के सिर पर हाथ रखकर उसे हिलाया। फिर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सदैव सुख का कारण नहीं होती, उससे अधिक दुख देती है, किंतु चेतना को अपने विकास के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। कहकर विश्वामित्र माधवी को चिंतन करने के लिए छोड़ गए। कहने का मतलब यह है कि स्त्रियों को जो चेतना है वो आप देखिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, स्त्रियों को जो चेतना है वो सारी लगभग स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान आई है। स्त्री अधिकारों की जो चेतना है वो कहीं भी देखिए आप स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान आई। और अब हमारे जो चेतना है वो चेतना तक हम पहुंच तो गए हैं, लेकिन अभी भी रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारे रास्ते में, मतलब मुझे हमेशा एक बात लगती है कि ये जो पूरी सिस्टम है, ये जो पूरा समाज है, ये पूरा समाज जो है वो पुरुषों का बनाया हुआ है, क्योंकि 10,000 साल की उनकी लीगेसी है। वो उस लीगेसी में उन्होंने अपना पूरा सिस्टम जो है वो डेवलप कर लिया। अब जब आपने उस सिस्टम में इंटर करना शुरू किया तो एक तरह से आप उनके सिस्टम को सेंध लगा रहे हैं। तो या तो आप उस सिस्टम को ठीक कर सकती है या फिर आप उस सिस्टम के साथ अनुकूलन कर सकते हैं। और अनुकूलन यदि आप करती हैं तो वो बड़ा खतरनाक समाज की तरफ आप बढ़ रही है। वो कैसे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। चीन में
10वीं शताब्दी में एक राजा हुए, उनके दरबार में एक डांसर थी और वो डांसर जो है वो उसने अपने पैरों को खूबसूरत बनाने के लिए उनको बांधना शुरू किया और वो अक्सर अंगूठे पर अपने जो पैर के अंगूठे हैं उस पर वो डांस किया करती थी। तो राजा जो था वो उसके पैरों पर मुग्ध हुआ। जो मैंने बिल्कुल शुरू में आपसे बात कही थी कि हम प्रिविलेज क्लास के लोग हैं और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम वैल्यूज जो है वो प्रोड्यूस करें। तो वो बात मैं आपको यहाँ फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि वो जो स्त्री वो जो डांसर थी, उसके जो छोटे पैर देखकर जब राजा उस पर मोहित हुआ तो जो राज दरबार की दूसरी महिलाएं हैं उन्होंने भी अपने पैरों को छोटा करने के लिए बांधना शुरू किया। और 10वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक आप कभी गूगल करेंगे बाइंडिंग, फुट बाइंडिंग के नाम से आपको गूगल पर मिलेगा। 10वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक चीन में महिलाओं के पैर जो हैं वो पहले जब बच्चियां पैदा होती हैं तो उनके पैर कपड़ों से बांध दिए जाते थे। फिर जब वो थोड़ी बड़ी होती थी तो उनके पैरों को लोहे के जूतों से पैक कर दिया जाता था। और ये माना जाता था कि यदि आपके पैर जो है वो 3 इंच बड़े हैं तो वो गोल्डन लोटस फिट है। यदि 4 इंच बड़े हैं तो वो सिल्वर फिट है। और यदि 5 या 5 से ज्यादा बड़े फिट हैं तो वो आयरन फिट है। और जिन महिलाओं के पैर जो है 5 इंच से ज्यादा बड़े हैं उनकी शादियों में दिक्कतें आती हैं। ये एक चीन का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण विक्टोरियन एरा का है। विक्टोरियन एरा में महिलाओं को कॉर्सेट पहनाया जाता था ताकि उनकी कमर जो है वो पतली नजर आए। अरब में तो छोड़िए, आप हमारे एशियन समाजों में जो है वो वर्जिनिटी बहुत बड़ा इशू है, अभी भी है। हम अपने आप को 21वीं सदी में लाकर खड़ा करते हैं। महिलाएं पूरी दुनिया में घूम रही है, पढ़ने के लिए जा रही है, नौकरियां कर रही है, लेकिन अभी भी पारंपरिक समाज में और आधुनिक समाज में वर्जिनिटी बहुत बड़ा इशू है। अफगानिस्तान और अरब में वर्जिनिटी इतना बड़ा इशू है कि वहां पर महंगी सर्जरी की जाती है। 2020 में बीबीसी ने एक लेख छापा था। जो लेख जो था वो ब्रिटेन के लिए था। आप ये देखिए कि आप जगह बदल देते हैं लेकिन आपकी मानसिकता नहीं बदलती है। वो लेख ब्रिटेन के लिए था और ब्रिटेन में उन्होंने सर्वे किया और वहां पाया कि जो अमीर महिलाएं हैं वो महंगी सर्जरी करवाती है शादी से पहले, और जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए ऑनलाइन वर्जिनिटी टेस्ट किट मिलता है। और उस किट में क्या होता है? ब्लड के कैप्सूल। मतलब महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन पितृसत्ता भी कर रही है और बाजार सत्ता भी कर रही है। जब वो वर्जिनिटी किट है वो बाजार ने प्रोड्यूस किया है और वर्जिनिटी इशू जो है वो पितृसत्ता ने जनरेट किया। तो जो हमारी महिलाओं के सामने जो बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है, वो दोनों तरह की सत्ताओं से संघर्ष करना। दुनिया में कहीं भी आप देख लीजिए, पारंपरिक कपड़े देख लीजिए महिलाओं के, हम साड़ी से शुरू करते हैं और बुर्के तक चले जाते हैं। हम किमोनो देख लीजिए आप, या उनके गाउन देख लीजिए, वेस्ट में जो गाउन पहने जाते हैं उनको देख लीजिए। तो कहीं भी महिलाओं की ड्रेसिंग जो है वो सुविधाजनक नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैं देखती हूँ, मतलब मेरी जो अपनी समझ है वो ये कहती है कि आपकी जो ड्रेसिंग है वो आपके जिस जगह आप रहते हैं उस क्लाइमेट के आधार पर आप उसको चुनते हैं, उस क्लाइमेट के आधार पर आप पहनते हैं। जब मैंने हॉलीवुड की फिल्में देखना शुरू की, जब वेस्ट की फिल्में देखना शुरू की, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि यूरोप में तो सर्दियां होती हैं,
तो यूरोप की महिलाएं शॉर्ट्स और स्कर्ट्स क्यों पहनती हैं? और हमारे यहाँ गर्मी होती है तो हम लोग 5 मीटर कपड़ा क्यों ओढ़े रखते हैं? दोनों ही चीजें, एक तरफ पितृसत्ता है, एक तरफ बाजार सत्ता है। यूरोप में गाउन जो है उनकी पारंपरिक ड्रेस हुआ करती थी, लेकिन शायद मैन मैगजीन है, उन्होंने फोटोशूट किया और महिलाओं ने स्कर्ट, शॉर्ट्स और मिनी स्कर्ट्स पहनना शुरू कर दिया और वो वहां से फैशन बना दिया। तो आप पितृसत्ता जो है वो आपका शोषण कर रही है और बाजार सत्ता जो है वो आपका दोहन कर रही है। बाजार जो है वो आपको लगातार ऑब्जेक्टिफाई कर रही है, बाजार जो है वो आपको लगातार वस्तु के रूप में प्रेजेंट कर रही है। ये जो बड़ी समस्या है, इस तक अभी फेमिनिज्म उस तरह से नहीं पहुंचा है। फेमिनिज्म ये कहता है अभी भी कि हमारे यहाँ का जो फेमिनिज्म है, ईस्टर्न फेमिनिज्म है, वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन वेस्ट से जो विचार आया है फेमिनिज्म का, वो ये कहता है कि जो कुछ पुरुष कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन यदि पुरुष शराब पीकर बाहर हुड़दंग कर रहा है तो क्या आप भी वही करना चाहेंगे? सिर्फ इसलिए कि आप जो पुरुष करता है वो हम भी करना चाहते हैं। तो बाजार जो है वो आपको एक तरह से चुनौती देता है। पितृसत्ता की चुनौती अभी भी जारी है। पितृसत्ता आपको मुक्त नहीं कर रही है, अभी भी हमारे यहाँ ऑनर किलिंग हो रही है, अभी भी महिलाएं जो है वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती है। अभी भी ये स्थिति है कि मतलब मैं बहुत दूर की बात नहीं करूंगी, मैं बहुत पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय परिवारों से बात करूंगी कि यदि महिलाएं अपनी कम्युनिटी से बाहर, लड़कियां अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी करना चाहें तो पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करेंगे, और यदि वो विद्रोह नहीं करेंगी तो उनकी जबरदस्ती कहीं ना कहीं शादी करनी चाहिए। तो पितृसत्ता की चुनौती अपनी तरफ अपने जगह पर बनी हुई है, लेकिन बाजार भी आपको अलग तरह से चुनौती दे रहा है। एक दूसरी चीज जो है वो धर्म की है। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि हमने धर्म और संस्कृति दोनों का घालमेल कर रखा है। दुनिया में कहीं भी धर्म जो है वो स्त्रियों के समर्थन में आकर नहीं खड़ा होता। चाहे आप उदारता के धर्म हिंदू को ले लीजिए, या समानता के धर्म इस्लाम को ले लीजिए, करुणा के बौद्ध को ले लीजिए, या प्रेम की क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, कोई भी धर्म जो है वो स्त्री के समर्थन में नहीं खड़ा होता। बहुत अच्छे सिद्धांत थे, सभी धर्मों के पास बहुत अच्छे सिद्धांत थे, लेकिन मुश्किल तब शुरू होती है जब धर्म जो है वो संस्थागत रूप ले लेता है। फिर से वही बात, संस्थागत रूप जब धर्म ले लेता है तो संस्थाओं पर काबिज तो पुरुष है ना। और दुख की बात यह है कि धर्म जो है वो महिलाओं के कंधे पर सवार है। हमारे यहाँ इसलिए औरतों को बच्चे ज्यादा पैदा करने पड़ते हैं क्योंकि धर्म ये कहता है कि आप पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकते यदि आपका बेटा नहीं। वेस्ट में अब तक लड़कियां राइट टू अवॉर्ड के लिए लड़ रही हैं, अब तक वो लड़ाई लड़ रही है। और बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो तो मतलब मैं तो बहुत मोटी मोटी चीजें आपको बता रही हूँ, बाकी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं वो आप सब जानते हैं किस तरह से बाबाओं का कारोबार चलता है और उस बाबाओं के कारोबार में महिलाएं किस तरह से शोषण का शिकार होती है, ये तो सबको पता है। लेकिन मैं बहुत मोटी बात बता रही हूँ कि धर्म जो है वो भी स्त्रियों के शोषण के लिए जिम्मेदार है, और इस तरह से धर्म आपके जीवन की बड़ी चुनौती है। अर्थशास्त्र अपनी जगह है, अब क्योंकि आप सवर्णिम हैं तो अर्थशास्त्र आपको उस तरह से परेशान नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां ये है कि महिलाएं अपने फाइनेंसेस खुद नहीं मैनेज करती। अर्न करने के बावजूद महिलाएं अपने फाइनेंसेस खुद नहीं मैनेज करती है, और इस दृष्टि से वो पुरुषों पर डिपेंड होती है।
तो ये जो स्वतंत्रता की चेतना की कमी जो है वो स्त्रियों को 10,000 सालों की गुलामी से अभी भी मुक्त नहीं होने दे रही है। एक चीज जो है वो सत्ता के संदर्भ में है, मतलब जो मैंने पहले कही थी कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं, हर तरह से बराबर हैं, लेकिन एक बड़ी दिक्कत जो है इस मसले में ये है कि सत्ता जो है उसकी प्रकृति बड़ी क्रूर होती है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां महिलाओं के हाथ में सत्ता आती है और महिलाएं भी वही सब करने लगती है जो पुरुष करते हैं। मतलब ये भी बीच में कई लोगों ने इस तरह का नारा दिया कि दुनिया जो है वो स्त्रियों को सौंप दी जाए तो दुनिया बदल जाएगी। क्या सचमुच बदल जाएगी? दुनिया इसलिए नहीं बदलेगी क्योंकि पूरा के पूरा जो सिस्टम है वो स्त्रियों के खिलाफ जाकर बना हुआ है। और दूसरी चीज कि इस पूरी व्यवस्था में संवेदनाओं के लिए जगह नहीं। यदि संवेदनाओं के लिए जगह नहीं है तो स्त्रियों को भी आप सत्ता सौंप दीजिए, आप समाज नहीं बदल सकते। स्त्रियों की जो ताकत है वो उनका स्त्री होना है। और ये जो जब फेमिनिज्म की बात होती है तो ये बात जरूर कही जाती है कि नहीं, बहुत भावुक नहीं होना चाहिए स्त्रियों को, बहुत संवेदना के साथ जिएंगी तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। लेकिन मूल बात ये है कि यदि आप संवेदना और भावनाएं छोड़ देंगे और आप उस दौड़ का हिस्सा हो जाएंगे तो ये दुनिया रहने लायक बचेगी। तो जो सबसे बड़ी चुनौती मैं ये मानती हूँ स्त्रियों के समक्ष पहले से भी थी, अभी भी है, वो बड़ी चुनौती ये है कि आप सत्ता के किरदार को किस तरह से बदलते हैं। मैंने अपने इर्द गिर्द महिलाओं को देखा है, जैसे ही पावर आता है महिलाएं वही सब करने लगती है जो पुरुष करते हैं। यदि आप बॉस हैं तो आप न चाहते हुए आपको सख्त होना पड़ता है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि आपके सबऑर्डिनेट जो है वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। और ये खराब बात है, मुझे पता नहीं आपका अनुभव क्या है, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये है कि यदि स्त्री बहुत सॉफ्टली किसी से कोई बात कहती है, सबऑर्डिनेट से भी कहती है, तो वो उसको ओवरहर्ट कर जाता है। मतलब आदत ये हो चुकी है कि जब तक सख्ती से कोई बात नहीं की जाए, जब तक ह्यूमिलिएट नहीं किया जाए, तब तक बात सुनी नहीं जाती। तो ये जो चुनौती है, सत्ता के जो किरदार की चुनौती है, ये पुरुष की चुनौती, ये पुरुष का किरदार नहीं है। पुरुष का किरदार भी क्रूर नहीं है, ये जो किरदार है वो सत्ता का किरदार है। तो जो सत्ता के किरदार में बदलाव जो है वो स्त्री के समक्ष बड़ी चुनौती है, क्योंकि यदि हम अधिकारों का हस्तांतरण कर लेते हैं, पुरुष से स्त्रियों को लेकर सारे अधिकार को स्त्रियों को दे दिया जाता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्त्रियां वो नहीं करेंगी जो पुरुष कर रहे हैं। तो फिर स्थितियां कहाँ बदलेंगी? फिर तो संघर्ष, चेहरे बदल जाएंगे लेकिन संघर्ष जो है वो वही के वहीं खड़ा रहेगा। मेरा जो अपना एम्फेसिस है चीजों पर, हो सकता है बहुत सारे स्त्रीवादी जो हैं, जो रेडिकल हैं, वो मेरी चीजों से असहमत हों, लेकिन मेरा जो अपना जो विचार है वो विचार मेरा ये है कि स्त्रियों को अपनी स्त्रीत्व के साथ अपनी जो सारी नाजुक और मासूम चीजें हैं उन सब के साथ सत्ता के किरदार में बदलाव लाने की जरूरत है। और एक चीज जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, हमें दिखाई देती है, हम महसूस भी करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द की उन सारी महिलाओं को याद कीजिए जिनके जीवन में अच्छे लोग आए, जिनको सपोर्ट करने के लिए मदर हो या मदर इन लॉ हो या उनके कलीग हो। यदि वो महिलाएं आपके जीवन में हैं तो वो आपके जीवन को सुंदर बनाएंगी। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है कि यदि हमारे इर्द गिर्द कोई पीड़ित महिला है, कोई हाश महिला है,
कोई असुरक्षित महिला है तो हमें उसे समझने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि यदि वो असुरक्षित है, यदि उसका व्यवहार आपसे ठीक नहीं है, तो उसके पीछे का सच क्या है। क्योंकि जैसे रूसो कहते हैं कि इंसान मूल रूप से अच्छा होता है, तो इंसान मूल रूप से तो अच्छा है, लेकिन उसकी परिस्थितियां उसको वहां ले जाके खड़ा कर देती है जहां वो अच्छा नहीं रह जाता है। मतलब आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से देखेंगे, मतलब मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव ये रहे कि मुझे अपनी जिंदगी में हर जगह बड़ी सपोर्टिंग महिलाएं मिली। मैं अपनी माँ से शुरू करूँ, मैं अपनी मदर इन लॉ पर आऊँ, मैं अपने बॉस से शुरू करूँ या अपनी कलीग पर आऊँ, तो मुझे बड़ी सपोर्टिव महिलाएं मिली। और जब मैं उन सपोर्टिव महिलाओं के जीवन को ओवरलुक करती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उन लोगों के जीवन में भी बड़ी अच्छी महिलाएं आई। इस वजह से वो सब बड़ी सॉफ्ट हैं, बड़ी हेल्पफुल हैं, बड़ी मददगार हैं, आपके लिए बहुत स्नेही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम प्रिविलेज क्लास से आते हैं और हमारा सराउंडिंग जो है हमको यहाँ लाकर खड़ा किया है हमारे सराउंडिंग ने। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों के प्रति सॉफ्ट हो, उन लोगों के प्रति ह्यूमन हो जो सफर कर रहे हैं, जो सफरिंग में है। मतलब यहाँ सिर्फ महिलाओं का मसला नहीं है, मैं यहाँ पे उन पुरुषों को भी शामिल करूंगी जो लगातार अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह से संघर्ष कर रहे हैं। ये जो चीज है इसे हमें समझने की जरूरत है, और ये जिसको ब्रदरहुड कहा जाता है, उसी तरह से एक सिस्टरहुड भी होता है। और हम अपने साथ की महिलाओं की चीजों को समझें, उसके साथ संवेदनाओं से जिए। ये जो चीज है ये आपको, जब आपके पास पावर आता है तब इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। और जैसा मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था कि जो सत्ता में होता है वो मूल्य बनाता है। तो जब ये मूल्य आपकी तरफ से नीचे जाएंगे, अच्छा एक और चीज है, मूल्यों का प्रवाह जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। आप अपने घर में उन लोगों से सीखते हैं जो सत्ता में होते हैं। आपके फादर यदि पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ना सीख जाएंगे। आपके घर में यदि म्यूजिक का एटमॉस्फेयर है तो आप म्यूजिक सीख जाएंगे। जो मैंने पहले बताया था कि आप ड्रेसिंग दीपिका पादुकोण से सीखेंगे, आप किसी शाहजहांपुर की लड़की से नहीं सीखेंगे। तो आप जो करेंगे दूसरे लोगों के साथ वो उदाहरण होगा, क्योंकि आप प्रिविलेज क्लास हैं। तो ये जो सिस्टरहुड है इसको हमें समझने की जरूरत है, और ये सत्ता के किरदार में बदलाव के लिए महिलाओं को इसलिए कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि वो किरदार में बदलाव महिलाएं ही कर सकती हैं। 10,000 साल के इतिहास में अभी तक महिलाओं के पास उस किस्म की रूक्षता नहीं आई है, उस किस्म का जो क्रूरता है वो नहीं आई है कि वो सत्ता को संभालते हुए उस चीज को आगे बढ़ाए। एक माधवी से एक छोटा सा पीस है जो इस सिलसिले में मैं पढ़ूंगी, वो भी सिस्टरहुड की बात करती है। माधवी, जैसे सर ने बताया, हालांकि आप उसको माधवी की कहानी को पढ़ेंगे आप तो आपको लगेगा कि वो बड़ी मार्मिक कहानी है, बहुत तकलीफदेह कहानी है, और इसलिए उसने मुझे कंपेल किया कि मैं उस पर अपना नॉवेल लिखूं। और हो सकता है आप में से किसी को मालूम हो, किसी को नहीं मालूम हो, लेकिन मैं बहुत मोटी उसकी जो बात है वो ये बता दूं कि माधवी जो है वो ययाति की बेटी है, और ययाति के दौर में एक राजा हुआ करते थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ग्वालियर बसाया। गालव कहा जाता है उनको। उस वक्त वो ऋषि हुआ करते थे और वो विश्वामित्र के शिष्य थे। तो जब वो विश्वामित्र से शिक्षा ले रहे थे तब वो बड़े गरीब थे। जब शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि मैं आपको गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र जानते थे कि ये बहुत गरीब आदमी है, ये मुझे कहाँ से गुरुदक्षिणा देगा, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि नहीं, मैं आपको गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र का ईगो जो है वो हट गया।
विश्वामित्र ने उससे कहा कि मुझे 800 इस तरह के घोड़े चाहिए जिनका रंग सफेद हो लेकिन कान काले। उसने कहा ठीक है, मैं लाऊंगा। वो गया, उसने कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा इस तरह के घोड़े नहीं है हमारे पास। गालव का मित्र उनको घोड़े की तलाश में ययाति के पास लेकर गया। ययाति ने कहा कि मेरे पास भी घोड़े उस तरह के तो नहीं है, लेकिन मेरी बेटी है। गालव ने कहा कि मैं आपकी बेटी का क्या करूं? ययाति ने कहा कि आप मेरी बेटी माधवी को ले जाइए, उसको ये वरदान है कि एक तो वो हमेशा वर्जिन रहेगी और दूसरा ये है कि वो जिन बच्चों को जन्म देंगी वो चक्रवर्ती राजा होंगे। गालव उसको लेकर एक राजा के पास जाता है। राजा कहता है मेरे पास सिर्फ 200 घोड़े हैं। वो उस राजा के पास माधवी को छोड़ देता है। माधवी वहां एक बेटे को जन्म देती है, फिर दूसरे राजा के पास ले जाता है, फिर तीसरे राजा के पास ले जाता है और अंत में विश्वामित्र के पास ले जाता है कि अब हमारे पास इस आर्यावर्त में उस तरह के घोड़े अब नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? विश्वामित्र कहते हैं ठीक है, मेरे पास छोड़ जाओ, मुझे भी एक चक्रवर्ती राजा की जरूरत है। और वो विश्वामित्र के पास रहती है और वहां चौथा बेटा अपना उस चौथे बेटे को जन्म देता है। ये माधवी की कहानी है, आगे भी कहानी है, लेकिन ये जो संदर्भ है, जिस संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ, उस संदर्भ को समझाने के लिए मैंने ये कहानी कही है। तीसरे राजा के पास जब माधवी जाती है तो तीसरे राजा की जो पत्नी है वो इनसिक्योर वाइफ है और वो माधवी और उसके बच्चे की हत्या करने की कोशिश करती है। जब दूसरी बार माधवी प्रेग्नेंट होती है तो वो ये चाहती है कि वो जो राजा की पत्नी है वो उससे जाकर बात करे। तो ये जो पूरा प्रसंग है वो मैं उस संदर्भ में सुना रही हूँ। जो राजा की पत्नी है उसका नाम वत्सला है। वत्सला के महल में सुरक्षा कर्मियों के साथ माधवी पहुंची और सूचना भिजवाई कि माधवी आपसे भेंट की इच्छुक है। तो महल में मौन पसर गया। वत्सला अपराध बोध से भर गई, असमंजस गहरा गया कि इसका क्या उत्तर दे। अभी वत्सला तय नहीं कर पाई थी कि निशि ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। महारानी को निशिगंधा का प्रणाम। कौन है निशिगंधा और क्या नया समाचार लेकर आई हो? वत्सला ने आशंका से भरकर प्रश्न किया। महारानी, मैं देवी माधवी की परिचारिका हूँ। देवी आपसे सौजन्य भेंट करना चाहती है। उन्हें बहुत मुश्किल से आपसे भेंट करने की अनुमति मिली है और वे प्रण करके आई है कि आपसे भेंट किए बिना नहीं होगी। तब माधवी इंटर करती है। माधवी उससे कहती है कि देवी मैं आपसे लंबे समय से भेंट करना चाह रही थी। मुझसे क्यों? आप तो प्रत्यक्ष तौर पर महाराज कुशीनर के अतिथि हैं। आपको महारानी से भला भेंट करने की आवश्यकता ही क्या है? माधवी कहती है मैं यहाँ एक स्त्री हूँ और इस बड़े से राज्य के राजमहल में स्त्री का सानिध्य चाहती हूँ। कदाचित आप जानती हो कि एक अनुबंध के तहत मैं यहाँ संतति का यंत्र हूँ। संता तो यही जानती है। मेरी पीड़ा, असुरक्षा, चिंता और अविश्वास तो बस स्त्री ही समझ पाएगी, और यदि वो स्त्री इसी राजमहल की सर्वोच्च स्त्री हो तो मेरी अपेक्षा बढ़ी हुई रहेगी। वत्सला थोड़ी सी तरल हुई, थोड़ा मुस्कुराई। हम तो प्रतिद्वंदी हुए ना? नहीं, हम प्रतिद्वंदी नहीं हुई हैं। हम सखी हो सकती हैं। सामाजिक और वैधानिक रूप से भी मेरा विवाह नहीं हुआ है। मुझे अपना अनुबंध पूर्ण करके इस राज्य से चले जाना है। ये पद आपका है, महाराज आपके हैं, महल और राज्य भी आपका है और ये शिशु भी आपका ही है। माधवी ने तरल होकर कहा तो जैसे वत्सला की ममता उमड़ आई। वत्सला उठकर माधवी के पास आई। माधवी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, माधवी मुझ पर कैसे विश्वास कर पाओगी? बताओ कैसे अपना शिशु तुम मेरे पास छोड़ पाओगी? मैंने ही तुम्हारे अजन्मे शिशु की हत्या की है। तुम्हारी भी मृत्यु हो सकती थी। ये पाप मैंने ही तो किया है। फिर भी तुम अपने शिशु का उत्तरदायित्व मुझे देने का जोखिम कैसे उठा सकती हो? माधवी, किस प्रेरणा से या भय से या फिर आशा से ये जोखिम तुम उठाना चाहती हो? माधवी कहती है,
पुरुष दूरंदेशी नहीं होता है, वो बहुत दूर तक नहीं देख पाता है, वो मन और भावना नहीं समझता है, वह सिर्फ नियम समझता है। इसलिए पुरुष स्त्री की तुलना में अच्छा शासक, अच्छा न्यायाधीश हो सकता है, जो मैंने सत्ता के किरदार की बात कही। स्त्री मन और भावना समझती है और ये शासन में व्यवधान है। महाराज नहीं समझ पाए कदाचित इसलिए भी कि शिशु के प्रति पुरुषों का उत्तरदायित्व अधिक नहीं होता। शिशु के जीवन में माँ की भूमिका का महत्व नहीं समझ पाए हो, इसलिए उनके मस्तिष्क में केवल अपराध और न्याय था। पुरुष निरपेक्ष दृष्टि रखते हैं, कदाचित इसलिए कर्म को सापेक्षता नहीं देख पाते हैं। वे उस पाप और पुण्य की कसौटी से ही देख पाते हैं। स्त्री हूँ, देख पा रही हूँ कि देवी वत्सला मेरे शिशु की माँ होगी ना। कहते कहते माधवी का गला भराया। कहने का मतलब ये है कि जब माधवी ने ये समझा कि माधवी की उपस्थिति वत्सला को असुरक्षित बना रही है, इसलिए वत्सला ने उसको मारने की कोशिश की। तो ये जो मनोविज्ञान है इंसान का कि वो जो कुछ उसको मिलता है वो उसी को दूसरों को देता है। यदि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है तो हम बहुत उदार हैं, यदि हमारे जीवन में चीजें कड़वी है तो हम कड़वाहट ही दूसरों को दे पाएंगे। ये स्त्री के लिए नहीं, ये पुरुषों के लिए भी है। यदि कोई पुरुष ऑफिस में रहता है और वो ऑफिस में अपने बॉस से या अपने साथियों से लगातार ह्यूमिलिएट होता है, तो आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो घर आकर आपसे बहुत सॉफ्ट रहे और बहुत स्नेही रहे। तो यही चीज स्त्रियों पर भी लागू होती है, और ये बात स्त्रियों पर इसलिए ज्यादा लागू होती है क्योंकि स्त्रियां ज्यादा पीड़ित हैं। वो सिर्फ घर में ही नहीं, वो बाहर भी, क्योंकि उसको हर वक्त जिम्मेदारी दी जाती है और उस पर हर वक्त एक किस्म से ऑब्जर्व किया जाता है कि वो कहाँ पुरुषों से कमतर नजर आ रही है। उसके काम को उस तरह से देखा जाता है कि वो पुरुषों के बराबर काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, उतनी एक्यूरेसी से काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। और यही चीज घर में लागू होती है कि क्योंकि आप वर्किंग हैं तो आप घर को उतनी अच्छे तरह से चला पा रही है कि नहीं चला पा रही है जो घर की महिलाएं जो महिलाएं घर में रह रही है वो चला रही है। तो स्त्रियों के साथ ये दोहरी जिम्मेदारी और ये दोहरी चुनौती है, और उसके बावजूद सत्ता जो है वो उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। सत्ता के किरदार में बदलाव जो है वही स्त्रियों का लक्ष्य होना चाहिए, और उसी के आधार पर स्त्री अपनी समानता का दावा कर सकती है और उसको अपनी समानता का दावा करना चाहिए। मैं अपनी जो बात है वो आखिर में पाश की कविता से करना चाहूंगी। थोड़ी सी पॉजिटिव कविता है वो, लेकिन हम सारी हवाओं में चीजें नहीं चाहते हैं, हम सारी चीजें हकीकत में चाहते हैं। तो मैं पाश की कविता पढ़कर अपनी बात खत्म करूंगी कि हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते। जिस तरह हमारे बाजुओं में मछलियां हैं, जिस तरह बेलों की पीठ पर उभरे सोटियों के निशान हैं, जिस तरह कर्ज के कागजों में हमारा सहमा और सिकुड़ा हुआ भविष्य है, हम जिंदगी, बराबरी या कुछ भी और इस तरह का सचमुच का चाहते हैं। हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते हैं और हम सब कुछ सचमुच का देखना चाहते हैं।